वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास मार्च 2017 के पेपर के बाद अब हम करने वाले हैं मार्च 2018 का पेपर। एक चाय या कॉफी का ब्रेक लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आने वाला कल उसी का होता है जो उसकी तैयारी आज करते हैं। कल का आपका मैथ्स का पेपर बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। सेट ए, मार्च 2018। इस पेपर में 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 12 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम में क्या कनेक्शन होगा? 12 और 20, 12 और 20। आपको एचसीएफ भी ढूंढना है और एलसीएम भी। एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं? 12 से 20 को भाग करेंगे ऐसे, 10 - 2 8, देन 12, 8 1 जा 8, 12 - 8 4। अब ये 8 यहां लिखा जाएगा और 4 2 जा 8, इसलिए एचसीएफ की क्या वैल्यू आ गई? 4। और एलसीएम 12 और 20, 12 और 20 का लघुत्तम कैसे ढूंढते हैं? ऐसे 2 से आप डिवाइड करेंगे, एक बार फिर से 2 से डिवाइड होगा, बस। अब जो एलसीएम है वो इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3 × 5, 60। एलसीएम आ गया 60। यहां पर आपसे एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू नहीं पूछी गई है, यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कनेक्शन है, बड़ा कौन है, एचसीएफ बड़ा है या एलसीएम। क्लियरली एलसीएम की वैल्यू ज्यादा है, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, या एचसीएफ की वैल्यू छोटी है एलसीएम से। दिस, so B is correct answer. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, पोलिनोमियल बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। पोलिनोमियल, ये 4 ऑप्शंस मैंने यहां लिख दिए हैं, और अगर आपको पोलिनोमियल यानी बहुपद की परिभाषा के बारे में पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि x की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही माइनस की। ये x डिवाइड में आ गया, नहीं है पोलिनोमियल। यहां पर x की पावर है 1/2, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहां x डिनोमिनेटर में, नोट ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या बन गया? x³ + 1। सो D इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये 2 इक्वेशंस हैं और ये कंडीशन है। अभी पिछले ही पेपर में हमने ऐसा ही सवाल किया था कि अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तब उन रेखाओं को क्या कहते हैं? पिछले सवाल में, पिछले पेपर में हल पूछे गए थे कि हल कौन सा होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है रेखाओं के बारे में। यदि ये कंडीशन होती है तो रेखाएं होती हैं समांतर। ओके, अगर कंडीशन ये हो जाए नॉट इक्वल टू b1/b2, तब रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस। और अगर ये सभी टर्म्स इक्वल हो जाएं, तब रेखाओं का नाम होता है समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन यहां पर ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कौन सी सीरीज एपी है इन सब में से। एपी कब होता है? कोई भी सीरीज एपी कब होती है? अगर a2 में से a1 को माइनस कर दिया जाए और a3 में से a2 को माइनस कर दिया जाए और दोनों आंसर इक्वल आए। 4 - 2 2, 8 - 4 4, ये तो इक्वल नहीं आए, नहीं आए तो ये एपी नहीं है। सेकंड, 0.2 0.22 0.22
इस टाइप की कोई भी सीरीज कभी भी एपी नहीं होती। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। 0.22 में से जब आप 0.2 को माइनस करेंगे तो ये बचा, और इसमें से इसे माइनस किया तब आपके पास ये बचेगा जो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ओके, नाउ सी पार्ट, -10, -6, -2 और 2, इसे चेक करते हैं। इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त अगर किसी का साइन पहले ही माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस, और 10 - 6 4। अब इसमें से इसे माइनस कीजिए, -2 + 6, ये वैल्यू भी क्या आ गई, 4। इट मीन्स दिस सीरीज इज एन एपी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इस एपी की 30th टर्म बतानी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है एपी और प्रोबेबिलिटी का। 10 7 4, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 10। डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से। 7 - 10 की वैल्यू -3। हमें फाइंड करनी है 30th टर्म। an का क्या रूल होता है, a + n - 1 × d। सो A30 विल बी a + 29d। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। a की वैल्यू 10 + 29, d के प्लेस पर -3 आपको विद इन ब्रैकेट लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट के बिना लिख दिया तो आप 29 में से 3 को माइनस कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 29 3 = 87 और 10 - 87 -77। 30th टर्म की वैल्यू -77। सो सी इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन में बताना है कौन सा युग्म समरूप नहीं है, यानी नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो, भुजाओं का अनुपात जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं और एंगल्स में देख लीजिए, ये 60, ये 60, ये 80 80, 40 40, तो ठीक है, दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। ये 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये 2.5 2.5 का डबल 5। इसका मतलब ये जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, ये कैसी हैं, समानुपाती हैं, तो ये भी समरूप है। यहां पर जब आप चेक करते हैं तो देखिए 2 का डबल हो गया 4, 3 का डबल हो गया 6, लेकिन 2.7 और 5 का कोई कनेक्शन नहीं है। 2.7 का डबल 5 नहीं होता, जो रेशो है वो सेम नहीं हुई। इट मीन्स ये वाली त्रिभुजें समरूप नहीं है और ये समरूप हैं, चेक कर लीजिए। 5 का डबल 10 और 2.5 का डबल 5 होता है। जरूरी नहीं कि हर बार अनुपात जो है वो डबल ही हो, वो 1/3 टाइम्स भी हो सकता है, 2/3 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और हमें डायरेक्ट पता चल रहा था कि ये सभी भुजाएं डबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 5:3। ये पिछले क्वेश्चन की जो ट्रायंगल्स हैं वो इससे पहले वाले पेज पर, ये इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट में ये यहां आ चुकी हैं। 7th क्वेश्चन में बताना है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मैंने आपसे पहले भी कहा था क्षेत्रफल बड़ा होता है, और अगर आपके पास बड़ी चीज का अनुपात दे रखा है उसे छोटा बनाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा। ये है क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, √5 रेशो √3। सो डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझा तो आप इसका आंसर लगा के आएंगे 25:9, क्योंकि आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कब किया जाता है, जब भुजाओं का अनुपात दे रखा होता है, भुजा छोटी होती है, उसमें क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन जब दिया ही क्षेत्रफल है तो आपको उसे छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए क्या किया जाता है, √। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। हाँ जी, ये वृत्त है, अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, कितनी हो गई, 2। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 0, एक भी नहीं खींची जा सकती। जो रेखा खींची जाएगी वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। और अगर कोई पॉइंट वृत्त के ऊपर है,
यानी वृत्त की परिधि पर, तब आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? सिर्फ एक। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, ये क्वेश्चन 17 में भी आ चुका है, सिर्फ 2। बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? 6 - 4, ये कौन से चतुर्थांश में होगा? x की वैल्यू 6 यहां होगी, y की वैल्यू -4 यहां, यानी ये पॉइंट यहां बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहां पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट्स हैं -1, 7, 4 - 3। मध्य बिंदु के लिए फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां 3 के पास पहले ही माइनस है, इसलिए ये माइनस ही लिखा जाएगा। 4 - 1 3 बाय 2, 7 - 3 4 बाय 2, 3 बाय 2 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 3 बाय 2 2, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2। क्या कभी भी कोस थीटा की वैल्यू 3/2 हो सकती है? हाँ जी, चेक कर लेते हैं। कोस थीटा 3/2 हो सकता है या नहीं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस यहां होता है, यानी कोस की वैल्यू क्या होती है? b/h, आधार बटे कर्ण। और अगर आप समकोण त्रिभुज को अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस कर्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये 2, ये 3, ये तो गलत हो गया। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा हर वैल्यू के लिए बराबर होते हैं? थीटा की हर वैल्यू के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर थीटा की वैल्यू 45 ले ली जाए सिर्फ, तब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा रेडियस r, यानी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल होता है? πr² थीटा बाय 360। ये यहां इन ऑप्शंस में कहां है? πr² इधर लिख दिया, थीटा अपॉन 360 इधर लिख दिया, कोई बात नहीं, कुल मिला के सारी बात यही है। सो डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ऑप्शन और देती हूं, बताइए क्या वो फॉर्मूला होगा या नहीं? ये एक पेपर में ऑप्शन ये था और ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो बच्चों को समझ नहीं आया कि हमने तो रूल याद किया है πr² थीटा बाय 360, लेकिन वहां कहीं नहीं मिला। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये वही बन जाएगा πr² थीटा बाय 360। ओके, इस टाइप में अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है 2πr² थीटा बाय 720, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अंडरस्टैंड? नाउ 15 क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, रेडियस 4, हाइट 3। फॉर्मूले में L चाहिए, L है ही नहीं तो ढूंढ लाते हैं। ये है शंकु, कोण, ये हाइट है 3, रेडियस है 4,
तो ये साइड क्या होगी, बड़ी साइड है, 90 के सामने है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 16 प्लस 9 का अंडर रूट 25 और 25 का अंडर रूट 5, यानी L की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई रेडियस की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू है 5, 5 4 जा 20 पाई, क्योंकि आपने ये एरिया कैलकुलेट किया है तो 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं की क्योंकि यहां ऑप्शन में भी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रखी। 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 16 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। आपने डाई को थ्रो किया और 8 आ गया। अरे ये तो अजूबा ही हो जाएगा, 8 कैसे आएगा, डाई के ऊपर तो सिर्फ 1 to 6 तक प्रिंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। जो चीज है ही नहीं उस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नाउ सेक्शन बी, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वर्गमूल 5 को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहां पर 5 के प्लेस पर अंडर रूट 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 3 भी, अंडर रूट 7। इन सभी क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख कर याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन याद करने का है। देखिए कैसे हम इसे शुरू करेंगे। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और अगर ये परिमेय संख्या है तो आप क्या लिखेंगे a बाई बी। ए और बी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का ये मतलब होता है कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो a और b को भाग करती हो दोनों को एक साथ, और b नॉट इक्वल टू 0 होता ही है। भाग वाले नंबर गुणा में ये ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायर वर्ग करेंगे। वर्ग करने से ये वर्गमूल हट जाएगा, b और a के ऊपर ये वर्ग लग जाएगा। इसे आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यहां से 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए अगर 5 a स्क्वायर को भाग करता है, अब a स्क्वायर कोई 10 या 20 तो है नहीं कि हम ऐसे कह दें 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। 5 ने a स्क्वायर को भाग किया तो मान लीजिए b स्क्वायर पर ये पूरा भाग हो गया। ओके, अब a स्क्वायर को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। इस टर्म को लिखा जा सकता है दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं क्योंकि भाग हो गया है, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब मेरे पास ये लाइन है और इसको मैंने क्या लिख दिया कि 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर को। और आप याद कैसे करेंगे इसे, 5 डिवाइड करेगा दूर वाले नंबर को। दूर कौन है a, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब यहां से आप स्क्वायर को उड़ा दीजिए क्योंकि कोई संख्या अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो खुद उस संख्या को भी डिवाइड करेगी, यानी 5 डिवाइड्स a। ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर 5 ने a को भाग किया, 5 a को भाग कर रहा है तो किसी पर तो जाएगा, हमने वो क्या मान लिया k। 5 ने a को डिवाइड किया, अब आप a को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू k। अतः a इज इक्वल टू 5k और k क्या है पूर्णांक। a की इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां पर a का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 25k स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और 25 बाई 5। अगेन फिर से वही बात आ गई, 5 डिवाइड करेगा दूर वाले नंबर को, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा दीजिए, 5 डिवाइड्स b। सेकेंड इक्वेशन देखिए ध्यान से और थर्ड को देखिए। 5 a को भाग करता है, 5 b को भाग करता है। यहां समीकरण आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड है। 5 ने a को भाग किया 2 व 3 से, 5 ने b को भाग किया, लेकिन ये तो गलत हो गई बात। क्यों? क्योंकि a और b कैसे मान के चले थे हम, सह अभाज्य पूर्णांक, उन्हें तो कोई भाग कर ही नहीं सकता था। इट मीन्स ये बात हमने जो मान ली थी ये गलत है क्योंकि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अतः के बाद आप खुद लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है और हमने मान क्या लिया था वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद करना है अच्छे से।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट। अब की बार योग और गुणनफल दे रखे हैं, पिछले पेपर में सिर्फ शून्य दे रखे थे, उनको जोड़ा भी हमने था, उनकी मल्टीप्लाई भी हम करके और उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया था। यहां पर आप ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर सम योगफल डायरेक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट गुणनफल ये वैल्यू है -1, इसलिए द्विघात बहुपद सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी। एस की वैल्यू 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू -1। 4 आप एलसीएम लिखेंगे, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और फिर एलसीएम को हटा दिया जाता है, तो आंसर विल बी 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ये है वो द्विघात बहुपद जिसका योग इतना है और गुणनफल इतना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। लगता है कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली ये लड़की है और ये है एक लैंप पोस्ट, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और इसकी हाइट है 3.6 मीटर। ओके, ये लड़की इस लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। ओके, हमें यह बताना है कि 4 सेकंड के बाद इस लड़की की छाया की लंबाई, हम ये मान लेते हैं कि 4 सेकंड के बाद लड़की यहां इस पोजीशन पर है और अगर वो यहां खड़ी है तो ये है उसकी छाया की लंबाई। इसको इससे मिला दीजिए ऐसे। अब हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ ये छाया की लंबाई, इसे आप मान लीजिए ए बी सी डी और ई। छाया की लंबाई हमें सिर्फ डी ई को फाइंड करना है। बताइए कैसे करेंगे आप, ये क्वेश्चन आता है, मुश्किल लग रहा है? एक बार समझ लो फिर बता देना कि मुश्किल है या आसान। ध्यान से सुने, जो साइड आपको फाइंड करनी होती है वो आपको अंश में न्यूमरेटर में लिखनी होती है, एक तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, इस डायग्राम में दो त्रिभुज हैं सी डी ई और ए बी ई। ये दोनों ही त्रिभुजें, एक ये छोटी और एक ये कंप्लीट, दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। किस वजह से? रीजन, भाई ये वाला एंगल तो कॉमन है और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। ओके, और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो है वो इक्वल होता है। बस ये बात अप्लाई करना, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना खंबे की लंबाई, या फिर आप लिख सकते हैं माना बल्ब की ऊंचाई। और इसमें मानना क्या है, ये तो दे ही रखा है, बल्ब की ऊंचाई। बल्ब की ऊंचाई है 3.6 मीटर। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 90/100 यानी 0.9 मीटर। हम इसे 0.9 मीटर लिख लेते हैं यहां, 0.9 मीटर। ओके, अब अगर कोई हमें ये बता दे कि ये डिस्टेंस कितना है तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब बताएगा कौन? मैं बताती हूं, याद आप रखना। मुझे ढूंढनी है दूरी। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय।
और हमें दूरी ढूंढनी है, यानी बी डी की वैल्यू ढूंढनी है, तो स्पीड और टाइम की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्पीड और टाइम है कहाँ, देखिए स्टेटमेंट के पास 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से लड़की इस खंबे से दूर जा रही है, तो स्पीड है 1.2 और टाइम हमने 4 सेकंड के बाद माना है कि लड़की इस पोजीशन पर है। 1/2 इंटू 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.8 मीटर। ओके, यानी ये वैल्यू है मेरे पास 4.8। अंडरस्टैंड। हमें छाया की लंबाई को मान लेना है x। यहां लिखेंगे आप लेट डी ई, माना छाया की लंबाई, माना छाया की लंबाई डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, बस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे तो ये सवाल कुछ है ही नहीं। डायग्राम को रख लेते हैं हम और इसे भेज देते हैं। ओके, त्रिभुज ई सी डी सिमिलर है त्रिभुज ई बी ए के, रीजन ए कोण कोण समरूपता नियम से। ओके, अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और वही बात आ गई, जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे ऊपर लिख लेना। बस ये फाइंड करना है मुझे डीई यानी x डिवाइडेड बाय, पहले आप डीई लिख लीजिए, डीई फाइंड करना है डिवाइडेड बाय डीसी। इस छोटी त्रिभुज में आपने पहले आधार लिया और फिर लंब लिया। अब बड़ी त्रिभुज में आ जाइए, बड़ी त्रिभुज का जो आधार है वो भी बड़ा है, बीई ये कंप्लीट, और ये लंब ए बी ऐसे। अब हम वैल्यू पुट करना शुरू कर रहे हैं। पहली वैल्यू है x, डीसी की वैल्यू है 0.9, बीई की वैल्यू क्या है, ये 4.8 और ये x, जोड़ लीजिए दोनों को, 4.8 प्लस x। ओके, और इसकी वैल्यू है 3.6। अंडरस्टैंड। यहां से अब x को कैलकुलेट करना है, जो बड़ा ही आसान काम है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, हम कैलकुलेट करेंगे इनके डेसिमल हटाने से शुरुआत करते हैं। x अपॉन 9/10 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय 36/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 9 4 जा 36। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4 इधर आ जाएगा, प्लस का x इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.8। 4 - 1 3, और x की वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर। बस खत्म, इतना ही तो सवाल था। आपको ढूंढनी थी छाया की लंबाई और छाया की लंबाई थी x यानी DE। वो डायग्राम में देख लेना जो भी था। लास्ट में आप लिखेंगे अतः छाया की लंबाई। स्टेटमेंट अगर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन को खत्म होने में कोई देर नहीं लगेगी। लड़की है, लैंप पोस्ट है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लाइए। पोल की हाइट दे रखी है, लड़की की हाइट दे रखी है। रेशो बनाने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया, जो साइड आपको फाइंड करनी है बस उसे आप न्यूमरेटर में लिखिए और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो लेने से छाया की लंबाई आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ABC इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के और हमें ये शो करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री देखकर डर मत जाना, बिल्कुल आसान। अगर ABC त्रिभुज के कोण होते हैं तो सिंपल सी बात बता दीजिए, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है। अब बताओ, अगर ये अंतः कोण है तो क्या होना चाहिए, A + B + C = 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके, आपको आंसर क्या लाना है, B + C/2
तो आप क्या करें, बी प्लस सी को यहीं रख लीजिए, ए को उस साइड भेज दीजिए। अब बाय 2 भी चाहिए तो बोथ साइड्स आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। स्टेटमेंट में ही आंसर है, प्रूव दैट का क्वेश्चन यही आंसर है। इसी को देख देख के हम अपना सवाल करेंगे। b प्लस सी बाई 2, इसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस 2 को एक बार तो लिख दीजिए 180 के नीचे और एक बार लिख दीजिए a के नीचे। 2 9 18 और 0 एज इट इज। अब देखिए b प्लस सी बाई 2 के साथ कौन है, साइन, तो मैं दोनों तरफ क्या लिख दूंगी, साइन। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। और यहां एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कोस a बाय 2। और क्वेश्चन खत्म, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लीजिए, साइन b प्लस सी बाय 2, साइन b प्लस सी बाय 2, कोस a बाय 2, ये रहा कोस a बाय 2, हेंस प्रूव्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्ताकार खेत पर 25 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा दे रखा है 5275 और हमें ढूंढ के लाना है खेत का व्यास। कुछ भी सवाल नहीं है ये। ₹25 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च दे रखा है। देखिए अब कुल खर्च 5275, ये है टोटल खर्चा। दर क्या है, 25 रुपए प्रति मीटर, 25 रुपीज प्रति मीटर। जो बाढ़ है वो इस वृत्ताकार खेत के चारों तरफ लगी, मतलब ऐसे लगी हुई है। अगर मुझे इसकी परिधि चाहिए, परिधि के लिए आप क्या लिखेंगे, कुल खर्च को दर से भाग कर दीजिए। जितना खर्चा हो चुका है उसे दर से भाग कर देंगे तो आपके पास परिधि आ जाएगी, ये इसकी लेंथ आ जाएगी 5275 डिवाइडेड बाय 25, 211। लेकिन वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई r। तो हम क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 211। इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ खेत का व्यास ढूंढ के लाना है और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, d इज इक्वल टू 2r। मुझे ढूंढना है 2r को, तो मैं 2r को यहीं लिखूंगी। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 आप यहां लिखेंगे, पाई यहां, और बाई में 7 जो है वो ऐसे 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 22। अब 22 से 1477 को आप डिवाइड कर लेंगे, वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, डायमीटर की। इस 2 को नहीं भेजना है, अगर आप 2 को उधर भेज देंगे तो वो त्रिज्या यानी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपसे पूछा गया है डायमीटर यानी व्यास। तो जब आप 22 से इसे डिवाइड करेंगे 571, 7 माइनस 4 3 डेसिमल डेसिमल 001, तो ये आ गया 67.1 मीटर। लास्ट में लिख दीजिए अतः खेत का व्यास इज इक्वल टू 67.1 मीटर। नाउ सेक्शन सी, हाँ जी सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन सी। इसके अंदर हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल्स को गायब करेंगे। यहां से डेसिमल्स गायब कैसे करने हैं, डेसिमल गायब देखिए
इक्वेशंस हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/10, 3/10 और 13/10। बोथ साइड से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर आप एलसीएम लिखेंगे, 10 से 10 कट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी ही अच्छी इक्वेशन आपको दूसरी भी बनानी है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, 4/10, 5/10 इज इक्वल टू 23/10। कोई भी बच्चा यूं ना सोचे कि जी 5 2 10 कर दें, नो, हमें 10 को कैंसिल करना है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और ये बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको इजीली, आप जिसमें मिस्टेक्स ना करें, उस मेथड से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। मैं इन इक्वेशंस को 23 वज्र गुणन विधि से हल करने वाली हूं। ओके, देखिए कैसे, यहां से हमारे पास x और y की जो वैल्यूज हैं वो तुरंत आ जाती हैं। x के डिवाइड में कौन लिखा जाएगा, x को छुपा लीजिए, 3, 13, 5, 23। उसके बाद y को छुपा लीजिए, 2, 13, 4, 23। अब कांस्टेंट छुप जाएगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ऐसे और ये। ओके, x डिवाइडेड बाय 3 और 23 की मल्टीप्लाई 69 माइनस 13 5 जा 65 इज इक्वल टू y बाय, पहले मल्टीप्लाई ये होगी, 13 4 जा 52 माइनस 23 2 जा 46 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। ओके, x बाय 4, y बाय 6, -1 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहां से x बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 और y बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। यानी x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों को बारी बारी से 1/2 के इक्वल रख देंगे, डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में, और 4/2 की वैल्यू 2, ऐसे ही 6/2 की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हम ये मान लेते हैं कि वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं लगातार, धनात्मक प्लस के नंबर हैं, और पूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता ही है, पूरे पूरे नंबर x प्लस 1। ओके, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और 1 माइनस 365 की क्या वैल्यू होगी, -364 इज इक्वल टू 0। 2 इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए आप कॉमन लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू
0। अब 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमें दो ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिल जाए। 1 प्लस का होना चाहिए और 182 माइनस का। एक्स स्क्वायर 14 और 13 ऐसे दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 182 आती है और 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस का 1 भी आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचा? x प्लस 14। यहां से -13 कॉमन, यहां भी x प्लस 14 बचा। x प्लस 14 डबल है, आप इसे ऐसे कॉमन निकाल लेंगे और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और एक बार फिर से दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। प्लस का 14 राइट साइड जाकर माइनस का और माइनस का 13 राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा। आपने x को क्या माना था? धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स। तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई, असंभव, इम्पॉसिबल है ये। इट मीन्स x की वैल्यू 13। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x की वैल्यू पुट कर दीजिए बस आप यहां पर, यहां 13 और 13 प्लस 1 यानी 14। 13 और 14 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाग होती हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 और सबसे बड़ी 999। 100 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से भाग होता है? 7 भाग करता है 105 को, यानी 105। अब 105 से अगला कौन सा नंबर होगा जो 7 से भाग होगा? आप इसमें 7 जोड़ दीजिए, 112। फिर से 7 जोड़ेंगे, 119, अप टू सो ऑन। 999 से कम करते चले जाइए एक एक, और 7 से भाग करते हुए देखते जाइए कि कौन सी संख्या भाग हो रही है, और वो संख्या हमें मिलेगी 994। 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14। ओके, अब हमें ये बतानी है कि ये कितनी संख्याएं हैं। एपी तो हमने बना दी, ये एपी है क्योंकि हर टर्म का डिफरेंस कितना है? 7। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की। और अच्छी बात यह है कि हमें लास्ट टर्म पता है। ये अब क्या लिखेंगे? an इज इक्वल टू 994। an का क्या रूल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है? 105, और d की वैल्यू क्या है? 7 है। a2 में से जब आप a1 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। a और d की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे n आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7, 994। ओके, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं। 105 n माइनस 1 इंटू 7, 14 माइनस 5 9, 8 और 8। ओके, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। n माइनस 1 8 8 9 डिवाइड बाय 7। आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 127 आ जाएगा। और माइनस का 1 दूसरी साइड जाकर प्लस में, 127 में जैसे ही आप 1 को ऐड करेंगे n की वैल्यू 128 आ जाएगी। इट मीन्स 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग होती हैं। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन 24 फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 25।
5। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। पर मैं आ गई, डर गए? बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। देखिए, संकेंद्रीय का क्या मतलब होता है? एक ही केंद्र पर दो वृत्त है, एक तो ये, और इसी पर कंपास रखकर एक और वृत्त बना दिया गया ये। ओके, बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपको सिर्फ इतना ही तो बताना है कि ये जो जीवा है, ये जो जीवा है ये समद्विभाजित हो रही है, यही तो बताना है। ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल, बताओ कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है। देखो, इसको मानना सेंटर O, इसको इससे मिला देना और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देना। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कितनी बातें चाहिए होती हैं? 3। दिखाई दे रही हैं मुझे तो, आपको नहीं दिखी? देखो, अभी दिख जाएंगी ये। OC बराबर OC कॉमन, ये इधर भी है उधर भी है। OA OB के बराबर, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तीसरी बात, इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, यानी RHS समकोण त्रिभुज वाला जो फॉर्मूला होता है, RHS नियम से दोनों त्रिभुजे सर्वांगसम, और इसीलिए AC बराबर BC बाई CPCT। बताओ, मुश्किल लगा आपको कोई सवाल? और लगा है तो प्रैक्टिस करना बच्चों, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं होता। आपको पता है, जब आप नर्सरी क्लास में थे तब आपको ABCD याद करने में भी कितनी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब बड़े हो गए हो, भूल गए हो उन दिक्कतों को। क्यों? क्योंकि नई दिक्कतें, नई परेशानियां, हर रोज कुछ ना कुछ मुसीबतें सामने आती रहती हैं। कोई बात नहीं, मैथ्स पढ़ने वाले तो वैसे भी मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी पजल है। दिया है, इसमें आप क्या लिखेंगे? दिया है, अपने आप लिखना है आपको। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, इनका नाम आप लिख सकते हैं C1 C2। संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र। संकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका एक ही केंद्र होता है। C1 एंड C2, C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को C पर स्पर्श करती है। ये तो हो गया दिया है। क्या सिद्ध करना है आपको? साध्य। साध्य है AC इज इक्वल टू BC, ये AC BC के इक्वल है। और रचना आप लिख लेंगे क्या? OA OB को मिलाया। ओके, OA OB को मिलाया। अब प्रमाण लिखने के लिए सीधी सिंपल सी बात है, दो त्रिभुजें लेकर चलिए। त्रिभुज OCA और त्रिभुज OCB में, इन दोनों त्रिभुजों में पहले लिखना OA बराबर OB, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं। ओके, सेकंड आप लिखेंगे OC बराबर OC। रीजन क्या है? उभयनिष्ठ कॉमन। थर्ड, इसका एंगल 1, इसका 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या बन जाएगा? प्रत्येक इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों त्रिभुजें क्या बन गई? सर्वांगसम। लिख लेंगे आप क्या खुद? बस एक लाइन ही तो और लिखनी है। अतः त्रिभुज OCA सर्वांगसम है त्रिभुज OCB के, और रूल लगा RHS सर्वांग समता नियम से। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC, रीजन CPCT, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अंडरस्टैंड? आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया।
ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक गड्ढा निकाला गया, एक पत्ता निकाला गया। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। आसान क्वेश्चन है, लिख लीजिए कुल पत्ते कितने हैं? 52। एक बात यहां ध्यान से देखिए, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? रेड कलर के 26 होते हैं। किस किस के? डायमंड के और हर्ट के, यानी ईंट और पान के 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, और उनमें बादशाह एक डायमंड में से और एक हर्ट में से। रेड कलर के जो बादशाह हैं वो कितने मिलेंगे? 2। कुल पत्ते 52। लाल रंग के बादशाह 2, और हमें प्रायिकता बतानी है लाल रंग के बादशाह की। किंग ऑफ रेड कलर। फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर में लिखिए और टोटल केसेस डिनोमिनेटर में। 2/52 कैंसिल कर दीजिए, 1/26। हाँ जी, क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 का। लाइंस तो 4 भी नहीं आई, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है के की वैल्यू फाइंड करो अगर ये पॉइंट्स A23 B4 के C6-3 अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, देन के की क्या वैल्यू होगी? एक बात बताइए, ये 3 पॉइंट्स हैं, यहां एक लाइन पर तो नहीं है। अगर ये एक लाइन पर नहीं है तो ये कोई ना कोई त्रिभुज जरूर बनाएंगे, और त्रिभुज बनी तो उसका क्षेत्रफल भी बन जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट हो ही एक लाइन पर तो क्या क्षेत्रफल बनेगा? नहीं, और एरिया क्या होगा? 0। हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल के एरिया वाला, 1/2 x y y माइनस y y माइनस y। हाँ जी, 1 2 3 का खेल है, ये ट्रिक है इसको याद रखने की। 1 2 3, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। यहां ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ओके, वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं और इस एरिया को हमने क्या ले लिया है? 0। यहां आप क्या लिखेंगे? क्योंकि बिंदु कैसे हैं? संरेखी, एक ही रेखा पर हैं। क्योंकि बिंदु संरेखी हैं, अतः ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। x1 की वैल्यू 2 लिखना, y2 में से y3 माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, पहले ही माइनस है, प्लस x2 की वैल्यू 4, y3 में से y1 जाएगा, इसमें से इसे भेजना है, -3 x3 की वैल्यू 6, y1 माइनस y2 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब ये जो 1/2 है ये तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2k प्लस 6, 2 3 जा 6, -3 की वैल्यू -6, और इनकी मल्टीप्लाई -24, 6 3 जा 18, -6k इज इक्वल टू 0। ओके, 2k और -6k की वैल्यू -4k, 18 प्लस 6 24, -24 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। अब -4k इज इक्वल टू 0 है, बता सकते हो k की वैल्यू क्या आएगी? +4, है ना? नहीं, ये नंबर मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 0/-4, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0।
खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतनी सारी कैलकुलेशन की और आंसर आ गया 0। चलो आंसर सही होना चाहिए। के की वैल्यू 0 आ गई, उसने हमसे के की वैल्यू पूछी थी विच इज 0। और इसी के साथ सेक्शन डी कंप्लीटेड। नाउ सेक्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 28। क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो और एरिया 800 स्क्वायर मीटर? अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां ये स्टेटमेंट इंग्लिश में है, यहां हिंदी में कैसे ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई से डबल है, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, ब्रेथ आप मान लीजिए x मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी? डबल, चौड़ाई का डबल 2x मीटर, और एरिया दे रखा है 800, क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर, ये भी हमें दे दिया 800 स्क्वायर मीटर। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और जब आप 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 400। 400 को क्या लिख सकते हैं? 20 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20। वैसे तो हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यूज प्लस और माइनस की दोनों की आती हैं, लेकिन यहां माइनस की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x है क्या? बगिया की चौड़ाई, और कोई भी भुजा कभी भी माइनस की नहीं होती। x अगर 20 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? अतः चौड़ाई की वैल्यू आ गई 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी इसका डबल, 20 का डबल 40। उसने सवाल में ऐसे क्यों कहा कि ये बगिया संभव है या नहीं? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हो सकता था हमारे पास यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होती। ऐसा कब होता? अगर ये 800 कहीं से माइनस हमारे पास आ जाता, यानी अगर x की वैल्यू वास्तविक ना आए, अवास्तविक आ जाए, तब ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं होता है। ओके, लिख देना लास्ट में उस सवाल में कि अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, और उसकी लंबाई चौड़ाई भी आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये स्टेटमेंट इधर लिखूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी है। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये आसान होगा या नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, और आपका डर रहे हो? नहीं, कोई बात ही नहीं है डरने की। प्रूव दैट के क्वेश्चन तो वैसे भी आसान होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए और राइट साइड अपने आप ही आ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों को कोस थीटा से भाग कर दो। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। इसको कोस से भाग किया 1, इसको कोस से भाग किया सीकेंड। 1 बाय कोस जो होता है वो सीकेंड होता है। यहां हमने ये रूल लगाया है कि साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होगा, और यहां लिख देते हैं 1 बाय कोस थीटा होगा सीकेंड थीटा। ओके, इन दो बातों का ध्यान करो और ये लाइन आ जाएगी। साइन बाय कोस 10,
कोस बाय कोस 1 और 1 बाय कोस सीकेंट। ओके, अब ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहना, हर जो है वो इस क्वेश्चन के लास्ट तक एज इट इज रहेगा, लेकिन अंश का जो 1 है इसको संभाल लेंगे आप। ये 1 इसे साइड में निकालो, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये ब्रैकेट इधर, और ये जो प्लस का 1 है, 1 की जगह आप आइडेंटिटी यूज करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहना, सेम। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रूल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने इस 1 के प्लेस पर ये लिखा है, तो आप 5 नंबर का सवाल है, साइड में आप लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि सीकेंट माइनस 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रूल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये जो स्क्वायर हैं ये हट जाते हैं यहां पर। एक काम और कर लीजिए साथ साथ, क्या इसमें से, अच्छा चलिए अगली लाइन में ही बता दूंगी, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये तो एज इट इज, यहां आप फॉर्मूला लगाइए, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। ओके, डिनोमिनेटर सेम ही है, कुछ नहीं कहना इसे, tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा। अब आपको कॉमन लेना है, कॉमन वो आएगा जो दोनों तरफ होगा, यहां है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा और यहां पर है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लें, देखिए यही बात मैं यहां कहना चाह रही थी कि इस ब्रैकेट में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, यानी यहां आएगा माइनस और ये सीकेंट थीटा हो जाएगा प्लस का और ये tan थीटा हो जाएगा माइनस का। अगर ये लाइन आपको यहां समझ नहीं आई है तो मैं यहां लिख देती हूं, इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा बन गया। ओके, प्लस अब ये सारी टर्म आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी, सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये भी सेम ही लिखना पड़ेगा। इतना काम करने का क्या फायदा है, इतना काम करने का ये फायदा है कि हमारी जो राइट साइड है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी, यहां भी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, यहां भी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। आप सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा को लेंगे कॉमन, क्या बचेगा उसको संभालना, जब ये पूरी टर्म कॉमन चली गई तो यहां बचेगा माइनस का 1। ओके, यहां ये प्लस वाली टर्म बचेगी, प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर था tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, ये जो डिनोमिनेटर था ये एज इट इज लिख दिया। सवाल बड़ा लग रहा है, लो, अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, सीकेंट प्लस tan माइनस 1 सीकेंट प्लस tan माइनस 1, सिर्फ ये बच गया। लेकिन ये तो अभी भी दिक्कत आ गई, क्या आंसर में तो ये चाहिए और आ गया ये, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस की अंश और हर की ही तो प्रॉब्लम है, ये जो माइनस है ना इसका परिमेयकरण कर दो, सीकेंट थीटा साइन चेंज करो प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब बताओ, a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन 8th क्लास का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में इसको बैठा दो, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। हाँ जी, ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब तो मिल गया होगा आंसर। ओके, हैप्पी। राइट हैंड साइड, थोड़ा सा आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो आसान मिला तो हम
पेपर में उसी क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए 1.2 मीटर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसे देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। थोड़ी देर बाद गुब्बारा आंखों से दूर हो जाता है और जो कोण है वो 30 डिग्री बन जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लग रहा है स्टेटमेंट पढ़ के? मैडम जी हमने तो कोई दूरी तय नहीं की, एक लाइन एक अक्षर नहीं समझ में आया। अभी समझाए देते हैं आपको, देखिए कैसे। सवाल कभी मुश्किल नहीं होते, हमेशा आसान होते हैं। ओके, देखिए कैसे। लड़की ये खड़ी है 1.2 मीटर की हाइट पर और 88.2 बैलून उड़ रहा है यहां। 88.2 मीटर पर बैलून उड़ रहा है। ओके, अब जो लड़की है वो यहां, जो आईज होती हैं ये वाली, यहां से 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अभी बैलून यहां है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद बैलून दूर चला गया। मान लीजिए बैलून आ गया यहां और ये डायग्राम आपकी आंखों से ही ओझल हो रहा है। एक मिनट। ओके, अब ठीक है। हाँ जी, बैलून अब वहां पहुंच गया तो लड़की की नजरें उधर चली गई, यानी ये एंगल कम हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब जब बैलून यहां से यहां गया तो बैलून ने इतनी दूरी तय की, हमें ये दूरी ढूंढ के लानी है। थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट आई समझ में? ये गुड़िया है, ये बैलून है, पहले यहां था फिर बैलून दूर चला गया, एंगल चेंज हो गया 60 से 30 और हमें ये दूरी ढूंढ के लानी है यहां से यहां तक की। सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और एक ही बात का ध्यान रखेंगे, जो साइड ढूंढ के लानी है उसे कहां लिखना है? अंश में, न्यूमरेटर। एक बात आप सिंपल सी बता दीजिए, ये टोटल हाइट जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई दे रखी थी हमें 88.2, लेकिन लड़की जो देख रही है वहां जो एंगल बन रहा है उसके लिए आपको इस हाइट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल यहां से बन रहा है तो ये पोर्शन माइनस, यानी 88.2 में से आप 1.2 को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 87। यहां से यहां तक की दूरी 87 है और इसे हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। ए बी ये हाइट है, सी डी ई एफ जी एच। ओके, लड़की की लंबाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, सारी बातें आपको अच्छे से लिखनी पड़ेंगी। लड़की की लंबाई ए बी है 1.2 मीटर और गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई, गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई आप लिखेंगे, वैसे तो ऊंचाई है डीसी या सी डी, ये है 88.2 मीटर। ओके, हम यहां से डीई को ढूंढ के लाएंगे। डीई होगा, अगर सी डी में से, इस कंप्लीट लाइन में से आप ये सीई माइनस कर दें, 88.2 में से सीई यानी 1.2 माइनस हो गया तो ये आ गया 87 मीटर। ओके, अब अगर ये 87 है
ये वाला हिस्सा 87 मीटर है तो ये भी कितना होगा 87 मीटर। और हम बात करेंगे सिर्फ इस ट्रायंगल की, एक बार तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे बस। यहां ये नीचे वाला पोर्शन हमारे काम का नहीं है क्योंकि यहां ट्रायंगल यानी त्रिभुज नहीं बन रही। ओके, अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। त्रिभुज AED में ये भुजा तो आपको पता है और ये वाली आप ढूंढ लाइए। देखिए हमें कैसे पता कि हमें ये वाली भुजा ढूंढनी है? एक बात बताइए, आपको ये तो पता है ना कि गुब्बारे ने इतनी दूरी तय की, ये आपको ढूंढ के लाना है। ये कैसे आएगा? अगर आप इस भुजा में से इस भुजा को माइनस कर दे तो क्या आपके पास ये वाली दूरी नहीं आ जाएगी? और ये दूरी आ गई मतलब यही तो हमें चाहिए। अंडरस्टैंड? इसीलिए हम इस त्रिभुज में इसको ढूंढेंगे AE को। ओके, यानी AE अपॉन DE। अब यहां कौन सा एंगल बनेगा बताइए? एंगल बनेगा 60 डिग्री। और याद कर लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को, जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाला साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, यानी DE तो परपेंडिकुलर है। ओके, तो B इस AE को क्या होना पड़ेगा? बेस। और B/P यहां से यहां क्या होता है? कोट। ये वैल्यू आ जाएगी कोट 60 की। अब DE की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी है DE की वैल्यू? 87। AE डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। और कोट 60 क्या होता है? tan 60 का उल्टा। tan 60 होता है √3 और कोट 60 हो जाएगा 1/√3। इसे बना लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अब हम दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे मतलब अब हम बात करेंगे AHG की। इसे हटा दें। AE की वैल्यू यहां लिख लीजिए 87/√3 मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी त्रिभुज की। दूसरी त्रिभुज यानी AHG। त्रिभुज AHG में अब यहां मुझे AH ढूंढ के लाना है और पता क्या है? GH। अगेन ये भी बनेगा कोटेंजेंट लेकिन 30 डिग्री। AH एज इट इज और GH की वैल्यू 87। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में। और कोट 30 tan 30 का रेसिप्रोकल होगा। tan 30 होता है 1/√3 और कोट 30 क्या बन जाएगा? सिंपल √3। यानी ये वैल्यू आ गई 87/√3 मीटर। ये बना दीजिए सेकेंड इक्वेशन। आपके पास कंप्लीट AH है, आपके पास AE भी है, दोनों को घटा दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे घटाएंगे? हमें क्या ढूंढना है? EH। DG और EH तो एक ही बात है। EH कब आएगा? अगर AH में से AE को माइनस कर दिया जाए। AH माइनस AE। AH क्या है? 87/√3। AE क्या है? ये लिखा है हमने साइड में 87/√3। हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। √3 एलसीएम, √3 की इससे मल्टीप्लाई 3 होगी और 87 3 261 माइनस 87, ये एज इट इज। अब 61 में से 87 को माइनस कर दीजिए। 471 174 अपॉन √3। वैसे तो आंसर आ चुका है, सवाल हो चुका है खत्म, लेकिन अंडर वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसे की ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। 174
अपॉन √3 को आप रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 174 3, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में आप लिखना, अतः अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ओके, अब आप बताइए, पहले वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इजी था या ये वाला, ये या ये? देख लेना, आपको जो भी इजी लगे, जो भी आराम से समझ में आ जाए। कल आपका पेपर है, तैयारी आपको अच्छी करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में बांटना है। दोनों भागों को मापोगे, मेजरमेंट करनी है और रचना भी लिखनी है। कुछ भी सवाल नहीं है। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, नाम लिख दीजिए ए बी। सिर्फ इस लाइन को बांटना है, ये कोई त्रिभुज नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। 5:8, 5 में आप 8 जोड़ेंगे 13, यहां पर एक न्यून कोण बना दीजिए। न्यून कोण कैसे बनता है? एक चाप ऐसे लगाई, फिर ऐसे लगाई, बन गया। अब इसके 13 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 13 इक्वल पार्ट्स। अब जो ये 13 है इसे मिला दीजिए बी से, और 5th नंबर, इनके नाम भी लिखना आप, A1 A2 A3 A4 A5। A5 के ऊपर वही बात है, इस लाइन के समांतर A5, इस 5 के पॉइंट पर आपको एक समांतर रेखा खींचनी है। और समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? बराबर कोण बनाकर। यहां आपने ये देखना है कि ये कोण कितना है, वही आपने यहां आकर बनाना है ऐसे, और आप आर्क लगाएंगे तो इसके समांतर लाइन ऐसे आ जाएगी। इसका नाम आप लिख सकते हैं B', इसको आप AX कह देंगे बस। और ये नाम भी लिख लेना बाकी, A6 A7 अप टू सोन A13 तक। अब इसने कहा था इन भागों को मापिए, तो जब आप इसको कंपास से, पेंसिल से, अच्छे से स्केल का यूज करते हुए बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि A5 की क्या वैल्यू आई और A5 से A13 तक की क्या वैल्यू आई, ये कितने सेंटीमीटर आएंगे। डू योर सेल्फ, ये वैल्यू कितनी आएगी और वो वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले आपको इसे बनाना है, फिर इसकी रचना लिखनी है और स्केल से ये दोनों पार्ट्स आपको माप के बताने हैं कि ये कितने आएंगे। ओके, रचना तो शायद आप लिख लेंगे। ए बी 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया, ए बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची, AX पर 13 बराबर भाग किए। ये भागों के नाम भी लिखेंगे आप, A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 अप टू सो ऑन A12 A13 तक। फिर A13 को B से मिलाया, A5 B' समांतर खींची A13 B के, बस। तो ये जो है पार्ट्स बट गए, AB', ये पार्ट बटे हैं AB' और B', इनका अनुपात है 5:8। सॉरी, ये चीज आपको नहीं मेजर करनी है, आपकी जो मेजरमेंट है वो ये होनी चाहिए AB', यहां से यहां तक आपको मापना है कि ये वाला पोर्शन कितना है, और सेकंड B' को मापना है, यानी ये। चाहे आपको कैसे पता लगेगा आपका आंसर सही है या गलत है? आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनका जो अनुपात है वो 5:8 ही रहेगा। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा गया है 5.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है। इसको बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? बताइए, चांदी के सिक्के पिघलाकर घनाभ बनाने चले हैं।
कोई बात नहीं, सवाल है, करना है। चांदी के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना कि घनाभ का जो आयतन है उसे भाग कर देना चांदी के एक सिक्के के आयतन से। अब जो सिक्का होता है उसकी शेप कैसी होती है? बेलनाकार। बेलन का आयतन, सिलेंड्रिकल शेप का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। इस क्वेश्चन को मैं आसान से आसान वाले तरीके से करवा रही हूं, ध्यान से देखना। घनाभ की भुजाएं हमें दे रखी हैं। ये है 5.5 N और 3.5 सेंटीमीटर। अतः आयतन, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यूबिक सेंटीमीटर का ध्यान रखना, आयतन में घन सेंटीमीटर यूनिट होती है। ओके, अब चांदी का एक सिक्का, सिक्के का व्यास दे रखा है। सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर, लेकिन हमें किसकी जरूरत होती है? त्रिज्या की। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा यानी बाय 2, और डेसिमल भी हटा लीजिए साथ साथ। 175/200 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? हाइट 2 mm। अब सारा सवाल तो चल रहा है सेंटीमीटर में, ऊंचाई आ गई mm में। 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.2 सेंटीमीटर। 2/10 ही लिखा रहने दीजिए बस। नाउ एक सिक्के का आयतन क्या होगा? क्योंकि सिक्के की शेप बेलनाकार है और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर, ये है रेडियस 175/200, 175/200, और h की वैल्यू 2/10। ओके, अब यहां कुछ टर्म्स अगर कैंसिल हो रही हैं तो आप काट ही लीजिए। 25 8 जा, 25 7 जा, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। ओके, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 11 22। 7 से 7 भी उड़ जाएगा। जो टर्म्स बच गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ओके, अब हमें बतानी है सिक्कों की संख्या। अब आप लिखेंगे अतः सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कैसे आएगी? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन डिवाइडेड बाय एक सिक्के का आयतन। अब ये जो घनाभ का आयतन है इसमें तो हमने मल्टीप्लाई की ही नहीं, ये एज इट इज लिख देना। ओके, 5.5 10 और 3.5 एक सिक्के का आयतन है ये, मतलब हम इसमें जो जो टर्म्स बच गई बस वो लिखेंगे। 11 और 7, 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8 2 और 10, 8 2 10। बस आप इतना ही लिखकर इसे यहां छोड़ देंगे। अब एक सिक्के का आयतन जब आपको यूज करना है तो आप इसे ही लिखेंगे 11 इंटू 7, और डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो वो नंबर्स पलट कर ऊपर चले जाते हैं, 8 2 और 10। अंडरस्टैंड? अब ये डेसिमल दो जगह बचे हुए हैं, हम इन्हें हटा देते हैं। हटाने से 55/10 10 35/10, बस बाकी की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी। ये जो 11/7 है यहां लिख देते हैं इसे। ओके, 10 से 10 कैंसिल, ये वाला 10 भी कैंसिल हो जाएगा। 11 5 जा 55 और 7 5 जा 35, बस और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। हमारे पास नंबर्स बच गए 5 5 8 2।
5 5 जा 25, 8 2 जा 16, 25 इंटू 16 400, और इसी के साथ हमें सिक्कों की संख्या पता लग गई है 400, और ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ी सी बस इसमें कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज रूल तो बिल्कुल सिंपल है, घनाभ के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग करना है, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। किसी स्कूल की कक्षा 10th में 51 गर्ल्स की हाइट का सर्वे किया गया और हाइट मिली ये। चलिए ये टेबल मैं यहां बना देती हूं। ऊंचाई 140 से कम सेंटीमीटर है ये ऊंचाई, 145 से कम, 150, 155, 160 और 165। हमें दे रखी है लड़कियों की संख्या, यानी फ्रीक्वेंसी, एफ ही लिख लेते हैं, एफ नहीं लिख सकते, लड़कियों की संख्या। आप एक चीज देखिए ध्यान से, यहां लिखा है 140 से कम, 140 से कम जिनकी हाइट है वो तो है 4, 145 से कम, मैं यहां लिख देती हूं, 145 से कम है 11, देन 29, देन 40, देन 46, देन 51। इस बात का ये मतलब है जब यहां लिखा हुआ है 165 से कम, तो इस 51 में ये सारी की सारे काउंट हो चुके हैं, यानी यहां पर ये जो सेकंड कॉलम दिया गया है ये संचयी बारंबारता का है, ये खुद CF है। हमें यहां से F फाइंड करनी है, और F कैसे फाइंड होती है? पहला नंबर, अब हम यहां आएंगे, पहला नंबर 4, 11 माइनस 4 7, 29 में से जब आप 11 को माइनस करेंगे 38, 40 में से 18, 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 51 में से 46 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन सब का सम क्या आना चाहिए? 51, क्योंकि ये दोनों जो हैं पॉइंट बिल्कुल मैच करने चाहिए। ओके, अब ये वैल्यू होती है n की, हमें फाइंड करना होता है n/2, 51/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25.5। ये 25.5 कौन से कॉलम में मिलेगा? ये 25.5 आपको इस कॉलम में मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या थे? सिर्फ 11 तक, हमें 25 चाहिए, ये मिल गया 29। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H, ये होता है माध्यक। यहां आपको सारी वैल्यूज पता है, ये वैल्यूज हम अब बारी बारी से इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट होंगी? वैल्यू पुट करने के लिए आपको L की वैल्यू चाहिए। अच्छा, L की वैल्यू कैसे आएगी? ये था 140 से कम, उसके बाद 145 से 150 हो जाएगा, 150 से 155 और 155 से 165।
पहले कॉलम में 140 से कम रहेंगे, उसके बाद 140 से कम वाले वहां चले गए। नाउ 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 55 से 160 और 60 से 165। ये कॉलम हमारे काम का है और ये सारी वैल्यूज अब आप यहां पुट कर देंगे। एल की वैल्यू क्या आएगी 145 प्लस n/2 का मतलब 25.5। इसमें से CF को माइनस करना है। CF कितना है 11, F कितना है ये 18 और मल्टीप्लाई में H होता है इनका डिफरेंस यानी 5। नाउ 145 प्लस इसमें से आप 11 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 14.5 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पर अब कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। $625, ये बन गया 62.5 डिवाइडेड बाय 18। ओके, यहां 2 कैरी है, ये आएगा 72.5। अब 145 प्लस 72.5 बाय 18, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 18 से 72.5 को डिवाइड करना, 18 4 जा 72, 5 डेसिमल भी लगेगा, आपने एक 0 लिखी, 5 लिखने से नहीं जा रहा तो ये एक 0 आती है, उसके बाद आप आगे डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा 18 2 जा 10 - 6 4, एक और 0 आएगी, 4 - 3 1। अगर आप इसे 2 डेसिमल प्लेस तक लिखें तो आप इसे 4.0, आगे वो एक एक्स्ट्रा डिजिट पर जाएगा 4.03। 145 प्लस 4.03 को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होता है 4.03 ऐसे 149.03। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमें ढूंढनी थी मीडियन हाइट और मीडियन हाइट ये आ गई, इसे आप लिखेंगे अतः माध्यक 149.03 सेंटीमीटर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 4 5 12 2 2। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है जो अभी हमने मार्च 2017 का पेपर किया था, बिल्कुल सेम। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप उसी वीडियो में जाएंगे और वहीं पर इस क्वेश्चन को करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ये पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि कल ही आपका पेपर है और सभी को तैयारी आज ही करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।